हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक धमाकेदार मलयालम क्राइम थ्रिलर थलावान को, जिसका मतलब होता है बॉस। इस फिल्म में है पावर स्ट्रगल, ईगो क्लैश और एक मर्डर जो पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाकर रख देता है। और सबसे बड़ी बात, फिल्म का एंड है जो आपको शॉक कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस मिस्ट्री की तरफ। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से कई लोग वीडियो देखते जरूर हैं पर उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक मीडिया चैनल वाले रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अपने चैनल पर बुलाकर इंटरव्यू लेते हैं। और आज के गेस्ट हैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी उदय भानु। इंटरव्यू से पहले जब उदय भानु मेकअप रूम में होते हैं तो न्यूज चैनल की डायरेक्टर उदय भानु के पास आकर कहती है कि सर, फिलहाल हमारे चैनल का टीआरपी काफी कम चल रहा है। अगर आप इस एपिसोड में किसी सेंसेशनल केस के बारे में बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप बुरा मत मानो तो मेरे दिमाग में एक केस है, वही चपरम टोट्टा केस। उस टाइम वो बहुत ही फेमस केस था और साथ ही आप भी उस केस से इन्वॉल्व थे। तो मैं चाहती हूं कि आप उस केस को एक्सप्लेन करिए। पहले तो उदय भानु मना करते हैं, लेकिन बाद में एक कंडीशन के साथ वो मान जाते हैं कि मैं जब बताऊंगा उसी डेट को ये एपिसोड को एयर किया जाएगा। दोनों अग्री कर जाते हैं और फिर उदय भानु केस को डिस्कस करने लगते हैं। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है और जहां साल था 2019। कार्तिक नाम का एक एसआई ट्रांसफर होकर इस गांव में आता है और उसी पुलिस स्टेशन में जयशंकर नाम का एक सीआई भी होता है। कार्तिक का अपॉइंटमेंट लेटर देख के सब शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि कार्तिक को डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हुए बस 2 ही साल हुए थे और इन 2 सालों में कार्तिक का कई बार ट्रांसफर हो चुका था। और एसआई कार्तिक को सीआई सजेस्ट करता है कि तुम्हें थोड़ा चेंज लाना होगा, क्योंकि ये स्टेशन मेरा है और यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन कार्तिक जयशंकर की हर बात का जवाब देने लगता है और उसका ये एटीट्यूड जयशंकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद दूसरा कांस्टेबल एक केस के बारे में कार्तिक को बताने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहां 2 साल पहले कांस्टेबल रघु एक सीनियर एक्ट्रेस के घर पर आकर उसे सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। अब उस एक्ट्रेस ने जयशंकर को इसकी कंप्लेन कर दी थी, तो जयशंकर और उसकी टीम रघु को रंगे हाथों पकड़ लेती है और रघु के इसी काम की वजह से डिपार्टमेंट रघु को 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर देता है। बाद में दोबारा डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद रघु जयशंकर को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उससे बहुत नफरत करता है। यह होने के कुछ महीनों के बाद ही जयशंकर अपनी बीवी को उसके स्कूल के पास ड्रॉप करता है। मतलब सुनीता किसी स्कूल में टीचर होती है। तो जयशंकर के ड्रॉप करने के बाद जोशी नाम का एक बंदा खुलेआम सुनीता पर चाकू से अटैक कर देता है, जिससे सुनीता काफी घायल हो जाती है और बाद में वो बंदा जोशी सरेंडर कर देता है। और जब पुलिस वाले जोशी से पूछते हैं कि तुमने सुनीता पर हमला क्यों किया, तो जोशी ने यह कहा कि वो किसी और के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन गलती से उस पर हमला कर दिया। सो अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जोशी को जेल हो जाती है। तकरीबन 2 साल लगते हैं सुनीता को रिकवर होने में। अब जाकर वो थोड़ी हेल्दी हो पाती है। खैर, प्रेजेंट में एक कांस्टेबल कार्तिक के पास आकर कहता है कि सर, हमने मनु दास नाम के एक बंदे को गिरफ्तार किया है और उसका कहना है कि वो आपका क्लासमेट है। जिसे सुनकर कार्तिक शॉक में आ जाता है और वो तुरंत मनु दास के पास जाता है और उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है। फिर पता चलता है कि दोनों ने सेम स्कूल से ही पढ़ाई की है। कार्तिक पूछता है कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया है, तुम्हारा केस क्या है। मनु दास कहने लगता है कि एक्चुअली में केबल टीवी का बिजनेस करता है वो, और उसी तरह विनायकर नाम का एक बंदा भी सेम ही बिजनेस करता है। वो विनायकर मेरे बिजनेस से जलता है और मेरे बिजनेस को डाउन करने की कोशिश करता है और जान जान के बार बार मेरे कंपनी के केबल्स को कट कर देता है। इसलिए मैंने उसके पास जाकर कन्फ्रंट किया और झगड़ा हो गया। और इसी झगड़े के दौरान विनायकर पत्थर लेकर मुझे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किसी नुकीली चीज पर गिरकर घायल हो जाता है और इसका इल्जाम मेरे सिर पर आ जाता है और मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है और अगर मेरे अरेस्ट की बात लड़की वालों को पता चली तो मेरी शादी टूट जाएगी। ये सुनकर कार्तिक अपने फ्रेंड मनु दास को तुरंत रिलीज कर देता है। दूसरे सीन में रम्या नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। रम्या अपनी छोटी बच्ची को अपने पड़ोस में छोड़ देती है और कहती है, मैं अपने पति के काम से पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, जब तक आप मेरी बेटी का ख्याल रखिए। इस तरफ जब जयशंकर पुलिस स्टेशन पर वापस आता है तो उसे मनु दास के रिहा होने वाली बात पता चल जाती है। तो गुस्से में आकर जयशंकर कार्तिक के पास जाता है और कार्तिक पर नाराज होता है
तो कार्तिक उसे सब कुछ समझाने लगता है कि कैसे मनुदास की कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी सर मैंने आपको कॉल किया था पर आपने पिक नहीं किया, इसलिए मैंने खुद उसको रिलीज कर दिया। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच हल्का झगड़ा भी होने लगता है। कार्तिक तो यही कहने लगता है कि मैं दोबारा नहीं झुकूंगा, और जयशंकर मनुदास के घर जाने लगता है। उसी वक्त रम्या पुलिस स्टेशन पर आ जाती है, और ये रम्या कोई और नहीं बल्कि जोशी की बीवी होती है। जोशी वही है जिसने सुनीता पर हमला किया था। जयशंकर रम्या को देखकर गुस्सा करता है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि बार बार पुलिस स्टेशन मत आया करो, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मैं केस वापस नहीं लूंगा। और उसी जगह पर खड़ा हुआ रघु और दूसरे रिटायर्ड कांस्टेबल होते हैं, जो र्यूमर फैलाने लगते हैं कि क्या तुमको पता है कि जयशंकर और रम्या का चक्कर चल रहा है, और मैंने कई बार इन दोनों को बाहर भी देखा है। बस नाटक करने के लिए रम्या बार बार पुलिस स्टेशन के बाहर आती है। जयशंकर बार बार इसको डांटता है और इसी तरह से झूठी अफवाह फैलाने लगता है। दूसरी तरफ जयशंकर मनुदास के घर आकर उसे दोबारा अरेस्ट करने लगता है। मनुदास रिक्वेस्ट करता है कि सर मैंने कोई भी गलती नहीं की है, और कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, मेरे घर की बदनामी होगी तो मेरी शादी टूट जाएगी। पर जयशंकर कुछ भी नहीं सुनता और उसे अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद सीन 4 महीने आगे बढ़ जाता है। एक दिन इस गांव में कुछ फेस्टिवल चल रहा होता है, और इस दौरान जयशंकर किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है कि आज शाम तुम मेरे घर पर आ जाओ, क्योंकि मेरे घर के सभी लोग मेरे ससुराल जाने वाले हैं। इस तरह से वो कोई टाइम भी बताता है, एंड एट द सेम टाइम उसी दिन मनुदास जेल से रिहा होता है, और मनुदास जयशंकर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल रघु कार्तिक से कहता है कि सर मैंने कुछ काम से दूसरे गांव जा रहा हूं, और मैंने 3 दिन की लीव भी अप्लाई कर दी है, एंड यू एंजॉय योर नाइट ड्यूटी सर। और वो ये भी कहता है कि जयशंकर ने जानबूझ के आपकी नाइट ड्यूटी लगाई है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही है, और सर उसके अंदर ईगो ही ईगो भरा पड़ा है। उसके बाद कार्तिक अपनी ड्यूटी करने लगता है, और दूसरी तरफ डिप्टी एसपी उदयभान, जयशंकर और एक और पुलिस वाला तीनों मिलकर जयशंकर के घर में दारू पार्टी कर रहे होते हैं। उदयभानु को यह पता चलता है कि जयशंकर और कार्तिक के बीच छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए उदयभानु कार्तिक को कॉल करके जयशंकर के घर बुलाता है। सो कार्तिक तुरंत ही जयशंकर के घर आता है, और उदयभानु इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के बीच बात सुलझने का नाम ही नहीं लेती, और गुस्से में आकर कार्तिक वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब जयशंकर अपने घर के टेरेस पर होता है, तो प्रशांत नाम का एक बंदा सजीवन नाम के एक प्लम्बर को इसके घर के पास लाता है, और कहता है कि सर आपके घर में कुछ प्लम्बिंग वर्क अभी भी पेंडिंग है, इसलिए मैं इस बंदे को लेकर आया हूं, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो चाबी सजीवन को देकर आइएगा। सो बाद में सजीवन किचन रूम में आकर प्लम्बिंग का काम करने लगता है। उसी वक्त टेरेस की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ गिरने की आवाज। वो फटाफट टेरेस पर जाता है और देखकर शॉक में आ जाता है। एक्चुअली किसी थैले में रम्या की लाश होती है, और ये देख सजीवन डर के मारे वहां से भागने लगता है। और ये बात अब तक जयशंकर के नेबर्स को भी पता लग जाती है, और सभी मीडिया, पुलिस जयशंकर के घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद डिप्टी एसपी उदयभानु कार्तिक को किनारे लाकर कहता है कि थोड़ी देर के बाद एसपी साहब यहाँ आने वाले हैं, और तुम जानते हो ना कि कल रात मैं भी जयशंकर के साथ ही था, और तुम ये बात एसपी को मत बताना, वरना मैं भी इस केस में फंस जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद एसपी यहाँ पर आकर जयशंकर से पूछताछ करता है कि इस औरत रम्या को तुम कब से और कैसे जानते हो, और क्या कल तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी। इस पर जयशंकर कहता है कि मेरी बीवी पर जिसने हमला किया था ये उसकी बीवी है। तो जब से जोशी जेल गया है तब से हर बार रम्या मेरे पास आकर मुझे केस वापस लेने को रिक्वेस्ट करती रहती है। कल फेस्टिवल होने की वजह से मेरी सारी फैमिली मेरे ससुराल गई थी, मैं घर में अकेला था। तभी लगभग 4 बजे के करीब रम्या मेरे घर आई थी और मुझे पैसे देने की कोशिश करने लगी थी। मैंने रम्या को डांटते हुए वहां से भगा दिया था। इसके बाद एसपी जयशंकर के एक नेबर से पूछताछ करता है कि क्या तुमने रम्या को इस घर में आते देखा था। इस पर वो बताता है कि सर लगभग शाम के 6 बजे रम्या अपनी बेटी के साथ जयशंकर के घर पर आई थी। इस पर जयशंकर बताता है कि सर रम्या अपनी बेटी के साथ नहीं बल्कि अकेले यहाँ आई थी, और टाइम भी 6 नहीं बल्कि 4 बज रहे थे। खैर जो भी हो, पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, और उस एरिया में सीसीटीवी ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और उन्हें समझ नहीं आता कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। और उसी तरह यहां पर एक और शॉकिंग बात है कि जिस दिन रम्या की मौत हुई थी उसी दिन से रम्या की बेटी भी मिसिंग है, और सारे न्यूज चैनल्स पर यह न्यूज चलती रहती है, और सारी पब्लिक जयशंकर को ही कल्प्रिट मानती रहती है। लोग धरना देने लगते हैं और जस्टिस की मांग करते हैं। तो इसी वजह से
एसपी साहब को जयशंकर को अरेस्ट करना पड़ता है और जयशंकर के अरेस्ट होने के टाइम वो कांस्टेबल रघु बहुत ज़्यादा खुश होता है और केस कोर्ट में जाता है और जयशंकर को रिमांड पर भेज दिया जाता है। इसके बाद एक दिन कार्तिक अपनी रिलेटिव से मिलने उनके घर जाता है और वो रूरल पार्टी का एक मिनिस्टर होता है। वो कार्तिक से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जयशंकर के केस को तुम हैंडल करो। कार्तिक कहता है कि अरे मामा जी, मैं तो सिर्फ एक एसआई हूँ और जयशंकर सर एक सीआई, तो किसी हाई रैंक वाले को ही इस केस को हैंडल करना चाहिए। इस पर उसका मामा बोलता है कि हाँ मुझे पता है, वो जयशंकर और उदय भानु अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एसपी ये केस तुम्हें दे देंगे, जिसमें नाम तो एसपी का होगा लेकिन इन्वेस्टिगेशन तुम करोगे। बाद में जब कार्तिक डिप्टी एसपी उदय भानु के पास आता है तो उदय भानु उससे कहता है कि अब तो केस तुम्हारे हाथ में आ चुका है और तुम तो पहले से ही जयशंकर से नफरत करते हो। इसके बाद के सीन में कार्तिक रम्या के पड़ोस वालों से पूछताछ करता है और एक घर में वो पूछता है कि क्या रम्या जयशंकर के अलावा किसी और पुलिस वाले को भी जानती थी। वो औरत कहती है कि हाँ सर, मैंने देखा था कि एक बार एक पुलिस वाला और उसकी बीवी रम्या के घर पर आए थे। उस पुलिस वाले की बीवी ने घर के अंदर जाकर काफी देर तक बात भी की थी, लेकिन मैंने उन दोनों का चेहरा नहीं देखा था। इसके बाद जेल में जयशंकर का हाल कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि वहां पर कैद लगभग सभी कैदी जयशंकर ने ही अरेस्ट किए थे और वो उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें जोशी भी होता है और वो उस पर अटैक करते हुए पूछता है कि जयशंकर ने उसकी बेटी के साथ क्या किया और उसकी बीवी को उससे क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने उसे मार दिया। इसी हाथापाई में जयशंकर को चोट भी आ जाती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर उसके बाद उसे पैरोल भी दे दी जाती है। बाद में कार्तिक जेल में जाकर जोशी से पूछताछ करता है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि जयशंकर ने ही तुम्हारी बीवी को मारा है। तो जोशी बताता है कि उस दिन रम्या ने जोशी को फोन पर बताया था कि वो थोड़ी देर पहले जयशंकर सर के घर गई थी, पर उन्होंने उसे वहां से भगा दिया था। पर कुछ समय के बाद लगभग 6 बजे एक शिंटो नाम के आदमी को उन्होंने भेजा। शायद उनका मन बदल गया है और वो अब उस केस को वापस ले लेंगे, जिसकी वजह से रम्या उनसे मिलने जा रही है। सो जोशी कार्तिक को बताता है कि उस दिन जयशंकर ने मेरी बीवी को अपने घर बुलाकर मार दिया। मैंने ये सारी बातें उदय भानु सर को भी बता दी थी। इस पर कार्तिक कहता है कि उदय भानु सर ने तो केस की फाइल में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था, मतलब ऑटो ड्राइवर का नाम शिंटो मेंशन नहीं था कहीं पर भी। खैर, अब जयशंकर के जख्मी होने की वजह से जज कुछ दिनों के लिए जयशंकर को बेल दे देते हैं और घर वापस आने के बाद वो ठान लेता है कि वो अपने केस को खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेगा। उसके बाद एक दिन चंद्रनाथ नाम का एक आदमी जयशंकर के घर की दीवार फांद के उसके घर में आ जाता है। उसी वक्त लोग उसे देख जाते हैं और जमकर उसकी धुनाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहां चंद्रनाथ कार्तिक को बताता है कि सर, एक्चुअली मैं एक स्टोरी राइटर हूं और जयशंकर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और उसके बारे में और जानने के लिए ही मैं उसके घर के अंदर गया था। और मैं आपको एक बात बताऊं तो मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जयशंकर की बीवी सुनीता ने ही रम्या को मारा था, क्योंकि बाहर ये र्यूमर है कि जयशंकर और रम्या का अफेयर चल रहा था और इसी वजह से उसने रम्या को मार डाला। खैर, उसी रात एक अनजान बंदा जयशंकर के घर में घुसकर वहां खड़ी उसकी बाइक में आग लगा देता है और जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो कार्तिक और उसकी टीम तुरंत जयशंकर के घर पहुंचती है और उन्हें वहां घर के दरवाजे पर एक शादी का कार्ड चिपका हुआ मिलता है, जो कि मनु दास के शादी का कार्ड था। और ये देखकर पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि शायद मनु दास ने ही ये काम किया है, क्योंकि जयशंकर ने मनु दास को जेल पहुंचाया था। पुलिस वाले मनु दास को पुलिस स्टेशन पर लाकर जमकर कूटते हैं। तभी कार्तिक पुलिस स्टेशन पर आकर उन पुलिस वालों को रोकता है और कहता है कि कोई भी क्रिमिनल जानबूझ के अपने खिलाफ सबूत छोड़कर नहीं जाएगा, और क्या तुम लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। और फिर मनु दास से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। इस पर मनु दास कहता है कि मुझे तो उस विनायकर पर ही शक है, क्योंकि वही मेरा बिजनेस खराब करना चाहता है। सो कार्तिक और उसकी टीम विनायकर की तलाश में लग जाती है और पता चलता है विनायकर दूसरे गांव में गया है। तो पुलिस उस गांव के पुलिस को इन्फॉर्म करती है और गांव में रहने वाले बिन्नी नाम का एक पुलिस ऑफिसर कार्तिक को बताता है कि सर, विनायकर इसी गांव में है पर हॉस्पिटल में है। तो कार्तिक और उसकी टीम फटाफट गांव में जाते हैं और विनायकर को देखते कार्तिक समझ जाता है कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो दीवार कूदकर जाकर जयशंकर की बाइक को जला सके, और विनायकर 2 दिन से इसी गांव में है तो वहां जाकर ऐसा काम कैसे कर सकता है। इसके बाद कार्तिक मनु दास के घर पर फोन करता है तो उसकी मां उठाकर बोलती है कि तुम लोगों के डर से मनु दास कहीं चला गया है, अब तुम ही लोग मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। इसके बाद उस गांव का एक लोकल पुलिस कांस्टेबल कार्तिक को बताता है कि सर, कुछ सालों पहले जयशंकर सर इसी गांव में पोस्टेड थे और उस टाइम कुछ लोगों ने जयशंकर सर पर चाकू से हमला भी किया था और अटैक करने वाले का नाम शिंटो था। तो नाम सुनते ही कार्तिक शॉक में आ जाता है कि जोशी ने भी उसी का नाम लिया था। फिर
कार्तिक फटाफट पुलिस स्टेशन जाकर उस केस के डिटेल्स के बारे में पता करने लगता है। तो कांस्टेबल उसे बताता है कि जब जयशंकर इस गांव में पोस्टेड था तो शिंटो और उसके गैंग मेंबर्स ने उस पर हमला किया था और शिंटो की गैंग में शिवदास नाम के एक कांस्टेबल का बेटा भी था और उसके बेटे का करियर बर्बाद ना हो इसलिए शिवदास ने जयशंकर सर से रिक्वेस्ट करके उसका नाम हटवा दिया था। इसके बारे में और जानने के लिए वो रिटायर्ड कांस्टेबल शिवदास के घर जाते हैं। शिवदास बताता है कि हाँ सर, मेरा बेटा अरुण टीनेज में एक बुरी संगत में पड़ गया था और एक बार मेरा बेटा और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट एरिया में एक ट्रिप पर गए थे। उस गैंग में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसे देखकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल बुरे कमेंट्स करने लगता है और इसी वजह से सभी लड़के उस कांस्टेबल को पकड़कर मारने पीटने लगते हैं। और तभी जयशंकर सर भी वहां खड़ी पुलिस की बाइक को देखकर वहां आ जाते हैं और उस कांस्टेबल की हालत को देख के उसे बचाने लगते हैं। तभी शिंटो नाम के एक बंदे ने जयशंकर सर पर हमला कर दिया, लेकिन जयशंकर ने सभी को अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन पर ले गए और उन सभी में मेरे बेटे अरुण भी था। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे अरुण का नाम इसमें से हटा दें क्योंकि इससे मेरे बेटे का करियर खराब हो जाएगा। बाद में मैंने अपने बेटे को बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया और अभी मेरा बेटा वहीं सेटल है और अब शिंटो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। और कार्तिक कहता है कि ठीक है सर, अगर आपको पता चले शिंटो कहाँ है तो हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। दूसरी तरफ जयशंकर ये सोचने लगता है कि रम्या की लाश उसके घर के टेरेस पर आई कैसे। उस दिन हमारे घर में प्लम्बिंग का वर्क चल रहा था और चाबियां सजीवन के पास थीं। शायद सजीवन को कुछ पता होगा और ये सोचकर जयशंकर सजीवन से मिलने किसी साइट पर जाता है, लेकिन सजीवन जयशंकर को देखते ही वहां से भागने लगता है। और दूसरी तरफ वो स्टोरी राइटर चंद्रनाथ कार्तिक के पास आकर बताता है कि मैंने इस केस को सॉल्व कर लिया है और मुझे पता है कि रम्या को किसने मारा। मुझे पता चला है कि आप में और जयशंकर सर के बीच कुछ हल्के फुल्के झगड़े थे, तो बदला लेने के लिए ही आपने ही रम्या को मारकर जयशंकर सर के घर में रख दिया था। यह सुनने के बाद कार्तिक चंद्रनाथ को डांट डपट कर सेल में डाल देता है। इसके बाद एक कांस्टेबल कार्तिक को फोन करके बताता है कि सर, जिस रम्या का मर्डर हुआ है उसके घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा था जिसकी फुटेज चेक करने पर पता चला है कि जिस दिन रम्या मरी थी उस दिन रम्या सच में किसी ऑटो में बैठकर गई थी और उस ऑटो का नंबर और एड्रेस भी हासिल कर लिया गया है। और जब पुलिस टीम उस एड्रेस पर जाती है तो शॉकिंगली वो एड्रेस कांस्टेबल रघु का निकलता है। कार्तिक रघु को देखकर पूछता है कि तुमने तो लीव ली थी ना, जिस पर रघु बताता है कि हाँ सर, मैं आज सुबह ही वापस आया हूँ। बाद में घर के आसपास चेक करने पर उसे एक पुराना ऑटो भी नजर आता है और वहीं पर एक चाकू भी नजर आता है जिस पर खून लगा हुआ था। कार्तिक रघु पर शक करता है, जिस पर रघु बताता है कि सर, ये ऑटो तो मेरे भाई का है और 2 साल से यहीं पर पड़ा है और ये खून बकरे का है जिसे आज ही हमने काटा है। लेकिन कार्तिक रघु पर शक की वजह से कस्टडी में ले लेता है और उसी रात एक अनजान बंदा रम्या की बेटी को उसके घर के पास ड्रॉप करके चला जाता है। और जब यह बात कार्तिक को पता चलती है तो वो दूसरे दिन रम्या के घर आकर उसकी बच्ची से बात करने की कोशिश करता है कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी और उसे कौन लेकर गया था, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाती और सिर्फ रोती रहती है। तभी दूसरे गांव का पुलिस वाला बिन्नी कार्तिक को कॉल करके बताता है कि सर, मैंने शिंटो के बारे में पता कर लिया है। वो किसी जगह पर जेसीबी ड्राइवर की तरह काम कर रहा है। ये सुनते ही कार्तिक और उसकी टीम वहां जाती है, जहां पर उसे शिंटो तो नहीं मिलता लेकिन एक बूढ़ा आदमी होता है जो कार्तिक को बताता है कि हाँ, शिंटो तो यहीं पर था और कुछ दिनों पहले एक बच्ची को भी लाकर यहीं रखा था और बाद में नहीं न जाने कहाँ चला गया। हर कोई शिंटो के बारे में ही पूछ रहा है। कार्तिक पूछता है कि हमसे पहले कौन यहाँ आया था और जयशंकर की फोटो दिखाने पर वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, थोड़ी देर पहले यही आया था और शिंटो और इसके बीच जबरदस्त हाथापाई भी हुई थी। शिंटो इस बंदे के सिर पर वार करके कहीं भाग गया। दूसरी तरफ जयशंकर सजीवन को ढूंढ ही लेता है और पूछता है कि तुम मुझे देखकर क्यों भागे थे। इस पर सजीवन कहता है कि सर, मैं बहुत डर गया था। मुझे डर था कि आप मुझे कहीं इस केस में फंसा ना दो। खैर, दूसरे दिन कार्तिक को इस केस के बारे में डिटेल्स बताने लगता है। जिस दिन रम्या मरी थी उस दिन शिंटो रम्या को जयशंकर के घर की तरफ ले गया था और उस पर शक ना आए इसलिए उसने कांस्टेबल रघु के भाई के ऑटो का नंबर कॉपी किया था। फिलहाल शिंटो कहां पर है ये हमें नहीं पता। और नेक्स्ट सीन में एक अनजान आदमी जयशंकर के घर पर कॉल करके उसे बताता है कि एसआई कार्तिक तुमसे बदला लेने के लिए शिंटो को अपने घर में छुपा कर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर भी कर रहा है कि तुम ही ने रम्या को मारा है। उसी वक्त एक अनजान बंदा कार्तिक के घर के बाहर एक ऑटो छोड़ के चला जाता है और शॉकिंगली उस ऑटो में शिंटो की लाश होती है। और थोड़ी देर के बाद जयशंकर कार्तिक के घर के बाहर आता है और शिंटो की लाश को देखकर कार्तिक पर ही शक करने लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर इस केस में फंसाना चाहते हो और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में इन दोनों को समझ में आता है कि असली कातिल कोई और है और इन दोनों को केस में फंसाना चाहता है। तो फटाफट से दोनों यहाँ से निकल जाते हैं,
क्योंकि असली कातिल ने शिंटो की बॉडी के बारे में ऑलरेडी उदय भानु को बता दिया था। अब इस दौरान कांस्टेबल बिन्नी की तरफ से कार्तिक को एक वॉइस मैसेज आया होता है कि जयशंकर सर की केस में मुझे एक जबरदस्त क्लू मिला है। मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपका फोन नहीं लगा और मैं उसी लोकेशन पर जा रहा हूँ। मैसेज देखने के बाद आप तुरंत मुझे कॉल बैक करिएगा। और इस पर कार्तिक उसे कॉल बैक करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। बाद में कार्तिक और जयशंकर बिन्नी के घर के पास जाते हैं जहां बिन्नी मौजूद नहीं होता और उसकी मां बताती है कि बिन्नी अभी बाहर निकला है, बता रहा था कि पास के ही पासपोर्ट ऑफिस पर जा रहा है। सो कार्तिक और जयशंकर उस पासपोर्ट ऑफिस के पास जाकर बिन्नी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर आए थे और कुछ 6 लोगों के बारे में डिटेल्स जानना चाहते थे, लेकिन उन 6 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों का ही पासपोर्ट था, जो थे शिंटो और अरुण। उसी वक्त दूसरा पुलिस वाला जयशंकर को कॉल करके बताता है कि सर, मैंने बिन्नी के नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, बिन्नी का फोन स्विच ऑफ है और ऑफ होने से पहले जिस टावर लोकेशन पर एक्टिव था वो लोकेशन मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है। तो एड्रेस लेकर ये दोनों वहां पर जाने लगते हैं और शॉकिंग बात यह है कि वो एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि रिटायर्ड कांस्टेबल शिवदास का होता है और इसके घर के पास काफी सारे लोग होते हैं। और बात यह थी कि उस दिन शिवदास के बेटे अरुण का देहांत हो गया था। और बाद में कार्तिक वहां किसी बंदे से पूछने लगता है कि क्या बिन्नी यहाँ आया था, और इस पर वो आदमी बताता है कि ये ऑफिसर यहाँ आया था और अरुण के बारे में ही पूछ रहा था। तभी हमें पता चला कि अरुण मर चुका है। दूसरी तरफ डिप्टी एसपी उदय भानु कार्तिक और जयशंकर की तलाश करते रहते हैं और ये दोनों पुलिस वाले खुद पुलिस से बचते फिरते हैं क्योंकि कार्तिक के घर के पास शिंटो की लाश पाई गई थी। उसी रात एक पुलिस वाला कार्तिक को कॉल करके उसे एक शॉकिंग खबर देता है कि सर, एक्चुअली अरुण जो बाहर गया था वो एक्चुअल में कहीं गया ही नहीं था। मतलब उसने पासपोर्ट तो बनवाया था पर उसने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया। ये जानने के बाद कार्तिक और जयशंकर फटाफट शिवदास के घर जाकर अपनी स्टाइल में अरुण के बारे में पूछने लगते हैं। शिवदास उस रात जो कुछ भी हुआ उन्हें बताने लगता है कि अरुण के गैंग वाले जिस कांस्टेबल को मारपीट रहे थे उस टाइम जयशंकर ने वहां आकर सबको अरेस्ट कर लिया था, पर शिवदास ने जयशंकर से रिक्वेस्ट की थी कि अरुण का नाम एफआईआर में से हटवा लिया जाए और जो लड़की उनके साथ थी वो कोई और नहीं बल्कि अरुण की गर्लफ्रेंड थी। तो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी बेइज्जती की वजह से दूसरे दिन ही अरुण ने सुसाइड कर लिया था। यह खबर किसी को पता न लगे इसलिए शिवदास ने अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही दफना दिया और लोगों से यह कहने लगा कि उसने अपने बेटे को बाहर भेज दिया है। जयशंकर पर बदला लेने के लिए जोशी को भेजकर सुनीता पर हमला करवाया। मतलब जोशी ने जानबूझकर सुनीता पर ही हमला किया था। अब जोशी ने यह बात अपनी बीवी रम्या से भी शेयर की थी और एक दिन जोशी ने शिवदास को फोन करके बताया कि यह बात कि उसने हमले वाली बात अपनी बीवी को भी बताई है। अब इसी दौरान कांस्टेबल रघु ने रिटायर्ड कांस्टेबल शिवदास से यह कहा कि जयशंकर का चक्कर रम्या से चल रहा है और शिवदास ने इसे सच भी मान लिया था और शिवदास समझ गया कि रम्या जयशंकर को बता देगी कि सुनीता पर जोशी ने जानबूझकर हमला किया था और यह भी बता देगी कि उसने यह हमला शिवदास के कहने पर ही किया था। इसीलिए उस दिन शिवदास ने शिंटो को रम्या के घर भेजा था ये कह के कि जयशंकर आपसे मिलना चाहते हैं, और वो पहले रम्या को जयशंकर के घर के पास ले जाता है और फिर उसे शिवदास के घर पर लाता है जहां ये दोनों मिलकर रम्या को मार देते हैं। बाद में रातों रात क्रेन के जरिए रम्या की लाश को जयशंकर के घर के टेरेस पर रख देते हैं और दूसरी तरफ रम्या की बेटी शिंटो के पास होती है जिससे तंग आकर शिंटो उसे वापस उसके घर पर छोड़ देता है। बाद में शिंटो शिवदास के घर पर आकर उससे और पैसों की डिमांड करने लगता है तो शिवदास शिंटो को भी मरवाकर उसकी लाश को कार्तिक के घर के बाहर रखवा देता है। अब शिवदास के घर में बिन्नी को भी हॉस्टेज बना के रखा गया था जिसे काफी हाथापाई के बाद बचा लिया जाता है और फाइनली पुलिस शिवदास को अरेस्ट कर लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी न्यूज रूम में जहां उदय भानु ये सब उस टीवी चैनल पर बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जब ये शो एयर होता है तो उदय भान अपने घर में टीवी के सामने एक काउच पर बैठकर ये शो देख रहा होता है और जब सीन उसके फेस की तरफ दिखाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि उदय भान को भी किसी ने गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया है और उसका मर्डर क्यों और कैसे हुआ इस क्लिफ हैंगर के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी थलावन की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। मूवी पुलिस, पॉलिटिक्स, ईगो क्लैशेस और इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और एंड में जो ट्विस्ट है उसने एक नई मिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि उदय भान को किसने मारा। आपको क्या लगता है, इसका जवाब हमें सीक्वल में मिलेगा? अपना गेस कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।